दुष्यंत साहब की एक बड़ी मशहूर गज़ल है, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। तो आप अपने मन में कभी भी यह हीन भावना कदाप न लाइए कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और लोक कल्याण के लिए आपके अंदर लोक कल्याण की भावना होनी चाहिए, जनहित की भावना होनी चाहिए और अपने प्रयास को बखूबी ईमानदारी से करना चाहिए। फल देने वाला कोई और है, प्रयास करने वाला आप हैं, जिसका एक सुंदर उदाहरण आपके सामने एक गंगा के साथ होने वाली जो परिघटना थी उससे आपको मिल जाएगा। देखिए, आपके सामने विकास का एक नमूना जो है, पैराग्लाइडिंग हो रही गंगा जी में और लोगों को एंजॉय करने के लिए गंगा के तट को पूरी बखूबी तरह से उपयोग में लाया जा रहा है, जबकि गंगा के परिक्षेत्र का उद्देश्य यह नहीं है। मैं बार बार आपसे जो यह हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि गंगा अध्यात्म का क्षेत्र है, गंगा ज्ञान का क्षेत्र है, गंगा साधना का क्षेत्र है। गंगा जी कहीं से भी मनोरंजन का केंद्र बिंदु नहीं है, लेकिन आधुनिक सोच के लोग गंगा को मनोरंजन का क्षेत्र बना रहे हैं, जिसका परिणाम सुखद नहीं है। माँ के आंचल में हमेशा तपस्या की जाती है, आराधना की जाती है और अपनी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाया जाता है। हम उसके तट पर मनोरंजन नहीं कर सकते और पर्यटन मनोरंजन का केंद्र है, तीर्थ नहीं। काशी तीर्थ क्षेत्र है। काशी को मनोरंजन का क्षेत्र न बनाया जाए तो यह भारत के ऊपर बड़ी कृपा होगी, भारतवासियों के ऊपर बड़ी कृपा होगी, क्योंकि लोग यहाँ आते हैं आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण करने के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं, पर्यटन के लिए नहीं। पर्यटन से हमारी उदर पूर्ति होती है और आध्यात्म से मानसिक चेतना को शांति मिलती है। मुझे आकर के बड़ी शांति मिली। अब यहाँ पर अनेकों बार आए, कभी गरजती हुई पोखलेन दिखाई पड़ी, कभी बालू के टीले दिखाई पड़े, कभी एक गहरी 5.5 मीटर की लंबी नहर दिखाई पड़ी। फिर बाढ़ के बाद वो 200-250 ट्रैक्टर का हुजूम दिखाई पड़ा जो गंगा से बालू को ढो रहे थे, निकाल रहे थे। लेकिन आज गंगा का परिक्षेत्र पूरी तरह से शांत है, गंगा अपने अर्धचंद्राकार स्वरूप में है। मुझे शांति मिल रही है और आशा है कि आपको शांति मिलेगी। मैं आपको पूरा दिखाना चाहता हूँ, ये जो पूरा का पूरा गंगा का बालू का क्षेत्र है, इसे आप यूं ही मत समझिए कि बालू का क्षेत्र फैला हुआ है, तुम्हारे किसी अर्थ का नहीं है। अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो यह जो बालू का सैंड बेड है, इससे गंगा जी का जल ज़मीन में पर्कुलेट होता है अंदर, जिससे आप 8 महीने अपने शुद्ध जल को ग्रहण करते हैं। अगर इस पर कोई अतिक्रमण किया गया, इस पर कोई अनावश्यक संरचना तैयार की गई विकास के आड़ में, पर्यटन के आड़ में, तो इससे आपका भूगर्भ का जल प्रभावित होगा और हम या आम जनता पानी के लिए तरसेगी, शुद्ध पानी पीने को नहीं मिलेगा। तो आज शुद्ध जल की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि इस धरती से शुद्ध जल गायब हो रहा है। इसके पहले आप देख चुके हैं कई एपिसोड में गंगा के नहर की खुदाई 5.5 किलोमीटर, दर्जनों की संख्या में जो पोखलेन यहाँ काम कर रही थी और बालू का पूरा टीला लगा हुआ था और 5-6 मीटर गहरी, 25 मीटर चौड़ी जो नहर खोदी गई थी। यह एक सरकार का प्रयास था और यह भी प्रयास था कि यह क्रिया 4 से 5 बार की जाएगी, तब जाकर के हम नहर को बनाने में सफल होंगे। लेकिन प्रकृति के आगे कोई बस नहीं चलता।
प्रकृति अपना कार्य खुद कर लेती है। और हुआ वही कि बाढ़ का पानी आया और सारी की सारी वह बालू की रेत ढह गई। गंगा में बालू का तट ज्यों का त्यों हो गया। लेकिन और उसके बाद सरकार की प्लान थी कि लगभग 6 लाख घन मीटर बालू को यहाँ से उठाने की योजना थी। सरकार ने जो टेंडर किया था 2500 घन मीटर बालू के उठाने का, और उसकी जो योजना थी कि लगभग यहाँ पर 6 लाख घन मीटर बालू है। परंतु और जो नहर से बालू निकला हुआ है उसे वो बेच करके काफ़ी पैसा जो 12-15 करोड़ खर्च हुआ है उससे निकालेगी। परंतु प्रकृति ने ऐसा होने में बाधा उत्पन्न की। इस कार्य को संपादित करने में सबसे बड़ी बाधा प्रकृति उत्पन्न कर दी, क्योंकि वो बालू जहाँ का था वहाँ चला गया। हमारा 15 से 12 करोड़ रुपए पानी में चला गया। लेकिन उसके बाद सरकारें बाज नहीं आईं। बालू का खनन आरंभ हो गया। आप देख रहे हैं कि लगभग 200 से 250 ट्रैक्टर रात दिन गंगा से उस बालू की निकासी कर रहे थे। लेकिन शुक्र मनाइए अपने एक सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अवधेश दीक्षित का। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अवधेश दीक्षित को यह देखकर पीड़ा हुई। उनके मन में यह बात खटकी कि जब बालू ही नहीं तो फिर बालू का उठान किस लिए। उन्होंने अपने अथक प्रयास से एनजीटी का दरवाज़ा खटखटाया, वहां अपनी एक फरियाद डाली। एनजीटी ने उस फरियाद को सुना, जिसमें अधिवक्ता सौरभ तिवारी जी ने दीक्षित जी की पूरी बात को एनजीटी के सामने रखा। एनजीटी को लगा कि नहीं, यह गलत हो रहा है, और उन्होंने जिला प्रशासन से पूरा रिकॉर्ड तलब किया। परिणाम आपके सामने है कि एक भी ट्रैक्टर आज यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। बालू का खनन बंद हो गया और गंगा जिस स्थिति में थी उस स्थिति में यहाँ पर विद्यमान है। तो हमारे कहने का आशा है कि आप अगर कोई गलत कार्य हो रहा है तो सरकार से समझाइए, निवेदन करिए, उनको अपनी बात को बताइए। अगर वो नहीं मान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो आपके पास न्यायालयिक व्यवस्था है, वहाँ अपनी बात को रखिए। कहीं न कहीं कोई आपकी बात को सुनेगा और आपको उसका प्रतिफल सकारात्मक प्राप्त होगा, जिसका परिणाम कि बालू का खनन रुक गया, सब ट्रैक्टर वापस चले गए और गंगा अपने मूल स्वरूप में यहाँ पर विद्यमान है। और आप देख रहे होंगे कि काशी में गंगा का अर्धचंद्राकार स्वरूप है। यह अर्धचंद्र आपको धरती पर काशी में दिखेगा। अब आप रोज़ देखते हैं कि महादेव के मस्तक पर यही गंगा अर्धचंद्र के रूप में विराजमान है। और एक आदमी के प्रयास से उन्हें हम साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं अपनी तरफ से, काशी की जनता की तरफ से, कि उनके दिमाग में यह विवेक उत्पन्न हुआ और उन्होंने अपना प्रयास बड़ी ईमानदारी से किया। और न्यायपालिका को आप धन्यवाद दीजिए, उनके प्रति आभार व्यक्त करिए एनजीटी के प्रति, क्योंकि उन्होंने उसको संज्ञान में लेते हुए इस बात को सुना और अमल में लाए। हम बार बार एनजीटी के न्यायाधीश ब्रजेश शेट्टी जी को अपनी तरफ से बार बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने यह बहुत ही सराहनीय कदम उठाया और अर्धचंद्राकार स्वरूप को बचाने में, कायम रखने में उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। ऐसे ही लोगों के प्रयास से, ऐसे ही लोगों की तपस्या से सनातन धर्म आज जीवित है और आगे जीवित रहेगा। पर सनातन धर्म सनातन है, वह सदा से है और सदा रहेगा। उसमें व्यतिरेक उत्पन्न करने की जो बीच बीच में प्रक्रियाएं चलती हैं, उन पर ऐसे ही लोग आगे बढ़कर पूर्ण विराम लगाते रहेंगे और लगाते रहे हैं।